हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पायर मैक्सवेल लॉ। आज हम देखेंगे एम्पायर मैक्सवेल लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले जो एम्पायर सर्किटल लॉ है उसको हम लिखते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर होता है, और करंट को हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट डेंसिटी जो है वो करंट डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होगा। फिर हम सरफेस इंटीग्रेशन करें ds का तो भी सरफेस आएगा, एरिया एरिया और एरिया हो जाएगा कैंसिल, बचेगा करंट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ j वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, तो वही लिखा है। नाउ स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल के कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट बी के बराबर होता है सरफेस इंटीग्रेशन के। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ बी जो है वो हमारा बराबर आएगा म्यू नॉट टाइम्स सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी के जे वेक्टर के। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम म्यू नॉट को इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। किसी भी आर्बिट्री सरफेस के लिए ये जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो सेम होगा, इसलिए हम ये सरफेस इंटीग्रेशन वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे, इस सरफेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट बी जो है वो म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर होता है, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और ये जो इक्वेशन है वो स्टेडी करंट्स के लिए है। स्टेडी करंट्स मीन्स वो करंट जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है ना, अगर नॉन स्टेडी करंट्स को हम कंसिडर करें, यानी कि वो करंट्स जो कि टाइम के साथ चेंज होता है, तब क्या होता है, तब जो है सबसे पहले हम गॉस लॉ को लिखेंगे इस नॉन स्टेडी करंट के लिए इक्वेशन निकालने के लिए। जो गॉस थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस थ्योरम कहता है कि जो डाइवर्जेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो इससे हमें पता चला कि जो रो है वो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई के। एप्सिलॉन नॉट को हमने उस साइड लिया है तो इंटू में आ जाएगा, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक जो हमारा करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर होता है, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पर रो का वैल्यू हमें ऊपर मिला है इक्वेशन नंबर सेकंड में, उसको हमें पुट करना है। तो यहाँ पर रो के जगह पर हम पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ई। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। तो हमें मिलेगा डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट जे इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, रो की जगह पर एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई हम लिखेंगे। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ई को हम डाइवर्जेंस ऑफ ई कहते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद ये जो डेल ऑपरेटर है उसको हमें बाहर लिखना है। लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेल ऑपरेटर से कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल टी जो है डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेल ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये दोनों डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट है, तो हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए डेल ऑपरेटर को बाहर लिखा है, सबसे फर्स्ट पे लिखा है। ठीक है, तो आएगा ये वाला टर्म। फिर उसके बाद हम ये जो नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर वाला टर्म है उसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों टर्म्स में डेल ऑपरेटर प्रेजेंट है तो उसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर फोर्थ।
विच इज़ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है नॉन स्टेडी करंट्स के लिए। फॉर नॉन स्टेडी करंट्स, जो नॉन स्टेडी करंट्स होता है उसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा, उसके जगह पर जे वेक्टर के जगह पर ये वाला टर्म जो कि डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट के बाद आया था इक्वेशन नंबर 4 में, उसको लिखना है। ठीक है, उसको रिप्लेस करना है। जे वेक्टर की जगह पर इस वाले टर्म को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें मिलेगा नॉन स्टेडी करंट्स के लिए जो इक्वेशन है। ठीक है, जो इक्वेशन हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे For non-steady currents, equation number first can be written as non-steady currents के लिए equation number first हम ऐसे लिख सकते हैं, del operator cross product B vector is equal to mu naught, J वेक्टर की जगह पर हम लिखेंगे J वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट del E वेक्टर अपॉन del T। फिर उसके बाद हम म्यू नॉट के साथ इंटू करेंगे तो आएगा म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। और यही जो इक्वेशन है वो है हमारा एम्पायर मैक्सवेल लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पायर मैक्सवेल लॉ। ये जो स्टार वाला इक्वेशन है वो है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पायर मैक्सवेल लॉ, और वही चीज़ जो है बुक में भी दिया है। यहाँ पर दिया है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पायर मैक्सवेल लॉ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एम्पायर सर्किट लॉ को लिखना है। एम्पायर सर्किट लॉ के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू करंट के, और करंट को हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट जो है इस टर्म के बराबर होता है। ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट वाले टॉपिक में किया था, और एम्पायर सर्किट लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पर दिया है। ठीक है, इन्हीं दोनों को हमने सबसे पहले यूज किया। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रल होता है बी वेक्टर का, वो उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो उसी टर्म को हम यूज करेंगे लाइन इंटीग्रल के जगह पर बी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल, कर्ल का सरफेस इंटीग्रल हम यूज करेंगे। फिर म्यू नॉट कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। फिर ये जो सरफेस इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो कैंसिल होगा या हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम दिया है किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यहाँ पर डेल क्रॉस बी है, डॉट नहीं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो कि स्टेडी करंट्स के लिए है। सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए ये इक्वेशन वैल्यू रखता है, वैलिड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नॉन स्टेडी करंट्स के लिए निकालना है ये इक्वेशन। सबसे पहले हम गॉस थ्योरम को लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने पहले किया था। ठीक है, उसको लिखना है। फिर एप्सिलॉन नॉट का साइड चेंज करेंगे तो रो का वैल्यू हमें मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक डेल डॉट जे जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर होता है, उसको भी हमें यूज करना है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज को। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रो की जगह पर उसका वैल्यू पुट करना है, डेल ऑपरेटर को बाहर लाना है। हम ला सकते हैं एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसके बाहर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो कि हमारा डेल ऑपरेटर है उसको ला सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, पोजीशन और टाइम अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो हम जो भी डिफरेंशिएशन हो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। टाइम और पोजीशन का डिफरेंशिएशन हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। पहले टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिए या पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करिए, वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए डेल ऑपरेटर को हमने सबसे बाहर लिखा है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव ये टर्म है उसका साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। डेल ऑपरेटर दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं एज कॉमन। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, और यही है हमारा
हमारा इक्वेशन है नॉन स्टेडी करंट्स के लिए। स्टेडी करंट्स के लिए डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 आता है, नॉन स्टेडी करंट के लिए डेल डॉट ये जो टर्म है इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर म्यू नॉट जे वेक्टर हमने यूज किया स्टेडी करंट में, क्योंकि डेल डॉट जे था स्टेडी करंट्स में। ठीक है, अगर हम क्या देखें, सिमिलैरिटी को देखें, यहाँ पर डेल डॉट ये टर्म है तो नॉन स्टेडी करंट्स के लिए जे वेक्टर के जगह पर ये वाला टर्म यूज करना होगा। यही मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था। ठीक है, यही कहा था वो जो मैक्सवेल है उन्होंने, तो हमने यूज किया उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें जो है डिफरेंशियल फॉर्म मिल गया एम्पायर मैक्सवेल लॉ का। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म।